इस देश के लिए लगातार पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, लाल बहादुर शास्त्री जी और उनके बाद 4 बार इस देश की प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी जी ने विदेशों के अंदर भी भारत की ताकत का लोहा बनाया। उन सभी बातों में जाने से पूर्व मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहूंगा कि आज हम सारे कांग्रेस के जन एक जगह पे इकट्ठे हुए और खुद से एक सवाल भी हमें करना पड़ेगा कि अगर हम कांग्रेस पार्टी के प्रोग्राम्स में जाते हैं, वहां पे एकत्रित होते हैं, अपने नेताओं की जन और कांग्रेस पार्टी के झंडे को बुलंद करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो निश्चित तौर पर सबसे पहला सवाल खुद से ये करना पड़ेगा कि हम कांग्रेस पार्टी का हिस्सा क्यों। आज देश के अंदर अलग अलग प्रकार की पार्टियां हैं, अलग अलग विचार की पार्टियां हैं, अलग अलग कार्यशैली की पार्टियां हैं, लेकिन इस प्रांगण के अंदर बैठे हुए तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी का दामन क्यों थाम रखा है, ये सवाल खुद से करना पड़ेगा। आज थोड़ी सी तकनीकी खराबी के कारण मैं प्रोजेक्टर के माध्यम से जिस कांग्रेस को के बारे में चर्चा करना चाहता था, मुझे लगता है कि शायद वो मैं ना कर पाऊं। आज ये सर्वोदय संकल्प शिविर जो सामने लिखा भी है, इस सर्वोदय संकल्प शिविर का आयोजन पूरे भारतवर्ष के अंदर और पूरे भारतवर्ष के साथ साथ भारत का एक हिस्सा हरियाणा के हर जिले और जिले के अंदर 2 दिन का और ब्लॉक स्तर पे 1 दिन का इस शिविर का आयोजन हम लगातार कर रहे हैं। आज राजीव गांधी पंचायती राज संगठन ने ये डिसाइड किया था कि बहुत अच्छा मौका है और इसी अवसर पे हम तरावड़ी के अंदर इस कैंप का आयोजन करेंगे, क्योंकि सभी साथियों की व्यस्तता ज्यादा थी। 10 बजे कार्यक्रम शुरू होना था, लगभग 12 बजे से ज्यादा का समय हो चुका है। ये प्रोग्राम 2.5 घंटे का था, लेकिन मैं इसको 20 या 25 मिनट के अंदर खत्म करना चाहूंगा, हो सकता है उससे भी कम समय में। साथियों, सर्वोदय शब्द को समझने के लिए हमें सबसे पहले इस दुनिया के अंदर जितने विचार हैं और उन विचारों में कांग्रेस विचार का उदय वो किस प्रकार से भिन्न हुआ, उसको समझना पड़ेगा। आज कांग्रेस कोई आजादी के बाद की पार्टी नहीं है। कांग्रेस आजादी से पूर्व पैदा हुआ एक ऐसा विचार है जो सबकी आजादी सुनिश्चित करने की बात करता है। साथियों, आजादी से पूर्व भी इस देश के अंदर 2 प्रकार के विचार हुए। एक विचार था जो सर्वोदय का विचार था और दूसरा जो विचार था वो कब्जा पक्ष का विचार था, जो अपना कब्जा पूरे देश के ऊपर करना चाहता था, जो सत्ता के ऊपर भी आज काबिज है, आप देख ही रहे हैं। साथियों, इन 2 विचारों ने निरंतरता के साथ काम किया और इन विचारों में सर्वोदय पक्ष के जो नेता थे, उनके अंदर सबसे पहले महात्मा गांधी जी, जिनको आज इस देश के अंदर आरएसएस की ताकत सबसे ज्यादा गालियां देने का काम करती है। महात्मा गांधी जी को 11 साल से ज्यादा की सजा हुई और उन्होंने लगभग 7 साल का वर्ष जेल के अंदर बिताया। दूसरे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जिनके दामन के ऊपर कालिक पोतने का काम लगातार गली कूचे के अंदर आरएसएस के लोग करते हैं। आज उन नेताओं को समझना पड़ेगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कोई गरीब परिवार से नहीं थे। इतने बड़े परिवार से होने के बावजूद, जिनको अंग्रेज छू भी नहीं पाते, लेकिन उन्होंने सारे सुख अपने त्याग के आजादी के आंदोलन के अंदर हिस्सा लिया और इसी सर्वोदय पक्ष के अंदर आगे बढ़ते हुए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिन अंबेडकर साहब ने आगे चलकर इस देश का संविधान लिखा, लेकिन उस संविधान को लिखने की नींव और जो माहौल इस देश के अंदर पैदा किया, तो वो कांग्रेस विचार ने पैदा किया। आज दूसरा जो कब्जा पक्ष है, उस कब्जा पक्ष को समझना पड़ेगा। गीता जयंती समारोह शुरू हो चुका है और जब मैं पिछले साल गीता जयंती समारोह में गया तो बड़ा दर्द और पीड़ा हुआ, और वो पीड़ा क्या थी कि सबसे पहले आदरणीय भगत सिंह जी की फोटो गीता जयंती समारोह में प्रोजेक्टर के ऊपर चलाई। सबसे पहले फोटो
सरदार भगत सिंह जी, और दूसरी फोटो जिनको ये वीर बोलते हैं, वीर सावरकर की। आज अगर वो सरदार भगत सिंह जी के बाद सीधे तौर पर सावरकर की फोटो लगाते हैं तो इस देश के लोगों को वो कबूल नहीं करना चाहिए। उसका सबसे बड़ा मैं दो प्रयोग बताता हूं। सावरकर के बारे में सारी घटनाएं अभी आपने कर्नाटका की पाठ्य पुस्तकों में भी देखा कि उनको एक दूत के रूप में प्रस्तुत किया है कि वो एक चिड़िया के ऊपर बैठ के, एक बाज के ऊपर बैठ के और पूरे देश का भ्रमण करके आते थे, और फिर जहां पे काला पानी की सजा थी वहां पे वो पहुंच जाते थे। कितना हास्यास्पद जो आरएसएस के लोग इस देश के अंदर इस तरीके के जो प्रयोग जो है वो करना चाह रहे हैं। सावरकर की कहानी सबके सामने है। सावरकर वीर हो ही नहीं सकते। अगर सावरकर वीर थे तो ये हमारे देश के शहीदों का सीधे तौर पर अपमान है। सावरकर वो कायर व्यक्ति था जिसने खुद की आजादी के लिए, देश की आजादी के लिए नहीं, सावरकर ने खुद की आजादी के लिए अंग्रेजों को एक पत्र लिखा, और अंग्रेजों को उस पत्र के अंदर उसका मजमून क्या था कि मैं, अंग्रेजी हुकूमत को पत्र लिखते हैं कि मैं आई वांट टू बिकम योर सर्वेंट, मैं आपका सेवक रहना चाहता हूं। अगर मुझे जैसे व्यक्ति को आपने काला पानी के अंदर रखा तो आपकी हुक्मगिरी करने के लिए सैकड़ों लाखों नौजवान, उनकी सेवा से आप लोग वंचित रह जाओगे। और सावरकर को जब अंग्रेजी हुकूमत ने छोड़ा तो अंतिम समय तक, जब तक अंग्रेजी हुकूमत इस देश के अंदर रही 1947 तक, उनको 60 रुपए महीना पेंशन के रूप में देते रहे। आप बताइए, डिप्टी कमिश्नर की उस टाइम पे पेंशन 55 रुपए होती थी जो सैलरी, और उनको पेंशन 60 रुपए होती थी। आजादी के आंदोलन के शहीदों का सबसे बड़ा मजाक अगर आरएसएस के लोग उड़ाते हैं तो वो सावरकर के नाम के पहले वीर सावरकर लिख के बनाते हैं। दूसरा, गुरु गोलवालकर जी। गुरु गोलवालकर का नाम बहुत सारे मेरे साथियों को नहीं पता, लेकिन गुरु गोलवालकर को समझना इसलिए जरूरी है कि इन लोगों की मंशा इस देश के विभाजन की, लोगों की मंशा इस देश के ऊपर कब्जा करने की और अलग अलग वर्गों के अंदर इस देश के बंटवारे की सोच वो गुरु गोलवालकर के साथ शुरू हुई, जिन्होंने आरएसएस का गुरु जिनको बोला जाता है। गुरु गोलवालकर क्या लिखते हैं? बंच ऑफ थॉट उनकी पुस्तक है, और उस पुस्तक के अंदर अलग अलग प्रश्नों का उदाहरण वो लैपटॉप के मार्फत में दे सकता था, लेकिन तकनीकी खराबी है, थोड़े में मैं बताऊंगा। गुरु गोलवालकर जी लिखते हैं कि इस देश के अंदर महिलाओं की स्थिति को रोते हैं, इस देश के अंदर दलितों की स्थिति को रोते हैं, और महाभारत के समय में, पलासी के समय में ये सारी चीजें विद्यमान थी, यानी सारे के सारे दोष विद्यमान थे, फिर भी हमारा देश जो है वो अखंड भारत था। अब गोलवालकर जी की बात के अंदर से जो अंश निकालने की आवश्यकता है वो अंश ये है कि गोलवालकर जी के ऊपर महिलाओं की बुरी स्थिति का कोई प्रभाव नहीं, उनका कोई हृदय परिवर्तन नहीं होता अगर महिलाएं उत्पीड़ित होती हैं। अगर इस देश का दलित उत्पीड़ित होता है तो गोलवालकर जी के जीवन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उनका मानना यह है, दूसरे पेज पे गोलवालकर जी लिखते हैं कि अगर इस देश के अंदर कमजोर वर्ग के लोगों को रहना है, अगर इस देश के अंदर कमजोर वर्ग के लोगों को रहना है तो इस देश के ज्येष्ठ ब्राह्मणों के चरणों के अंदर स्थान प्राप्त करके रहना है। कितने बड़े जातिवाद, कितनी बड़ी जातिवाद का संज्ञान उन्होंने उस वक्त लिया, और इस देश के अंदर उसी प्रकार की व्यवस्था दोबारा ये लोग लागू करना चाहते हैं। हर बात के पीछे ये लोग क्या बोलते हैं कि आप पाकिस्तान चले जाओ, आप इस देश को छोड़ के चले जाओ। अगर कोई भी व्यक्ति इनके खिलाफ बोलता है तो उसको पाकिस्तान जाने की सलाह देते हैं। यह भी गुरु गोलवालकर जी ने अपनी किताब में लिखा है कि सिर्फ हिंदी भाषा बोलने वाले, अगर कोई पंजाबी बोलेगा तो गोलवालकर जी को वो पसंद नहीं आएगा,
कोई उर्दू इंग्लिश बोलेगा तो उनको पसंद नहीं आएगा। इस देश के दक्षिण के अंदर जितनी भाषाएं हैं वो गोलवालकर जी को पसंद नहीं आएगी। गोलवालकर जी कहते हैं कि अगर इस देश के अंदर किसी को रहना है, हिंदी भाषा को अपनाए, इस देश के अंदर रहना है तो हिंदू संस्कृति को अपनाए। अगर हिंदू संस्कृति, हिंदी भाषा के अलावा कोई व्यक्ति इस देश में या तो इस देश को छोड़ के चला जाए, अन्यथा यहाँ के स्थायी लोगों के अंदर अपने आप को सम्मिलित करके अपने प्रभाव को निष्क्रिय कर दे। और उनके पूर्वज, गोलवालकर जी के पूर्वज, सावरकर जी के पूर्वज, वो लगातार उसी प्रकार की नीतियों पे इस भारतवर्ष को आगे बढ़ाना चाहते हैं। साथियों, कांग्रेस वो विचार है जो इस देश को जोड़ने की मुहिम चलाता है, जोड़ने की बात करता है। कांग्रेस सर्वोदय की बात करता है। आज पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जिस सर्वोदय के लिए काम करते रहे, आपने देखा पंचायती राज की स्थापना की तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की, पंचायतों को मजबूत करने का काम किया, उनको देश में संवैधानिक दर्जा दिलाने का काम किया तो वो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने किया। ये वैचारिक भेद है, हमें समझना पड़ेगा। ये इस देश के अंदर हमारी सोच की एक पीड़ा पैदा करने वाला मैं इस वक्त जो माहौल है, और वो पीड़ा पैदा करने वाला माहौल कि जिस तरीके से इनके पूर्वज काम करते थे, सावरकर काम करते थे, दीनदयाल उपाध्याय काम करते थे या गोलवालकर काम करते थे, इनके पूर्वज उन्हीं चीजों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। मैं आपको महात्मा गांधी जी की भी एक याद दिलाना चाहूंगा कि महात्मा गांधी जी के शरीर को खत्म किया उस नाथूराम गोडसे ने 3 गोलियां दागी और हे राम के साथ वो जमीन पर निडाल होकर गिर पड़े। आज उसी राम के नाम पर इन्होंने हे राम से जय श्री राम का नारा दिया। जय श्री राम से हमें दिक्कत नहीं है, वो हमारे आराध्य हैं, लेकिन आज जिस प्रकार से आरएसएस धर्म और जाति के नाम पर विभाजन करना चाहती है, जैसे गोराया जी ने बताया, जैसे इस देश के अंदर से आरक्षण खत्म करना चाहती है, तो ये एक दिन की सोच नहीं है, ये इन लोगों की बरसों की सोच है और इसी सोच को ये आगे बढ़ाते जा रहे हैं। नाथूराम गोडसे ने 3 गोलियां मार के महात्मा गांधी जी के शरीर की हत्या की, लेकिन इनके जो आगे वंशज हैं वो महात्मा गांधी जी के विचार को मारकर दफन करना चाहते हैं। मैं पूछना चाहूंगा कांग्रेस के तमाम साथियों से कि आज समय है, आज हमें खुद से प्रश्न करना पड़ेगा कि उन महात्मा गांधी जी, उन सर्वोदय के विचार रखने वाले इंसान की या सर्वोदय विचार की बचाने के लिए हम सबका दायित्व क्या आज जब गांधी जी की बात चलती है तो क्या गांधी जी की विचार के बारे में प्रबल तरीके से लोगों के बीच में हम बात करते हैं? आज हमें सोचना पड़ेगा। वो उस कायर सावरकर को बार बार वीर लिख के और गीता जयंती समारोह के अंदर उसकी फोटो लगा के अपने दावे को प्रस्तुत करते हैं, लेकिन जिन लोगों के सीने के अंदर कांग्रेस है, जो लोग ये दावा करते हैं कि हम कांग्रेसी हैं, वो अपने विचार को बचाने के लिए क्या काम कर रहे हैं? साथियों, मैं क्षमा चाहूंगा, थोड़ा मैं लंबा बोल रहा हूं, लेकिन सर्वोदय शिविर के मार्फत हम दोनों प्रकार के विचार, कांग्रेस क्या है और देश का संविधान जो लिखा गया, उन हालातों के अंदर लिखा गया कि जब पूरे विश्व के अंदर द्वितीय विश्व युद्ध की अग्नि ठंडी नहीं हुई थी, और ऐसे वक्त के अंदर लोगों के हाथ में सत्ता की चाबी सौंपना, जब फासिज्म और नाजिज्म की बात थी, उस वक्त गांधी जी के द्वारा ऐसा माहौल तैयार करना कि जिस माहौल के अंदर इस देश का एक दलित विद्वान, मैं दलित शब्द का इसलिए प्रयोग कर रहा हूं कि उस वक्त हमारे देश के अंदर दलितों की बहुत अच्छी स्थिति नहीं होती थी और अंबेडकर साहब विद्वान थे, इसके अंदर किसी को कोई शक नहीं है। तो ये जो माहौल इस देश के अंदर देश का संविधान लिखने का तैयार किया, वो कांग्रेस का विचार था। और गांधी हत्या क्यों हुई? उस विचार के कारण हुई कि जब संविधान सभा का निर्माण हुआ, उस संविधान सभा के अंदर कौन लोग थे? उस संविधान सभा के अंदर
इस देश का दलित था, इस देश का पिछड़ा था, इस देश की महिलाएं थी, इस देश का आदिवासी था, और पूरे भारतवर्ष के अंदर कोई वर्ग उससे अछूता नहीं रहा। और जब उन 300 लोगों की फोटो सुबह अखबार के अंदर छपी, तब नथुराम के सीने में उस वैचारिक लड़ाई के कारण एक आग दधकी कि ये कमजोर और दलित इस देश का, ये आप इसको समझना। 1947 के बाद 48 में उनकी हत्या हुई है, 50 में देश का संविधान लिखा गया, लेकिन जो संविधान का प्रारूप है, जो पहली सभा थी, वो 1946 के अंदर वो बनके तैयार हो चुकी थी। कहीं कंफ्यूजन ना रहे कि उनकी हत्या और संविधान में डिफरेंस है। तो जो चित्र 300 लोगों का था, वो चित्र इन लोगों के लिए असहनीय था कि हर वर्ग साथ कैसे खड़ा, क्योंकि ये विभाजनकारी ताकतें थी। आज इस देश के संविधान के बारे में जिस तरीके से इन लोगों की पेशगी है, आप देखते हैं हमारे देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर कोई कानून बनता है तो उस कानून को ये बगैर आप लोगों के द्वारा वोट दी सांसद बना, और उस सांसद से बिना पूछे इस देश के अंदर कानून का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार हमारे राज्य की विधानसभा के अंदर बगैर विधायकों से कोई मत हासिल किए ये लोग कानून का निर्माण करते हैं। असल में देश के संविधान के चिथड़े करके फेंकने का काम लगातार आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। मैं तमाम साथियों से निवेदन करूंगा कि हमारी एक मुहिम है। इधर राहुल गांधी जी वो भारत छोड़ो यात्रा लेके निकले हैं, उनके साथ साथ कांग्रेस के कितने कार्यकर्ता सड़कों पे हैं। आज राजीव गांधी पंचायत राज संगठन पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर संकल्प लेके निकला है कि हम ब्लॉक स्तर के ऊपर पूरे हरियाणा का हम कोशिश करेंगे कि एक साल के अंदर हर ब्लॉक पे जाके हम ये सेमिनार का आयोजन करें। और तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से अपील भी करूंगा कि कोई भी अपने गांव के अंदर अगर सर्वोदय शिविर का आयोजन करवाना चाहे तो हम 24/7 24 घंटे इस काम के लिए फ्री हैं, और आप लोगों के धन्यवादी भी रहेंगे अगर इस काम को आगे बढ़ाने का बीड़ा आप लोग उठाओगे। तो साथियों पहुंचे हैं, ये मुझे लग रहा है कि ये सच्चाई में दिल से कांग्रेस के साथ है, और मैं यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज हमारे बड़े ही शॉर्ट नोटिस पे जो इतनी बड़ी शख्सियत हमारे बीच में पहुंची हैं, मैं उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। श्री सुरेश गुप्ता जी जो हमारे कार्यकारी अध्यक्ष हैं हरियाणा के, चौधरी लहरी सिंह जी जो केवल और केवल एक फोन कॉल के ऊपर इन्होंने अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकाला, मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। हमारे इंद्रजीत गोराया जी, भूपेंद्र लाटन जी, हमारे पीसी सेल के और बहुत ही सच्चे सिपाही दिल से काम करने वाले हमारे अमरजीत धीमान जी, आपके साथ दिन रात खड़े हैं। तो यहाँ पहुंचने पर हमारे सरपंच साहब आए हुए अपने चौपड़ी से, उनका हार्दिक धन्यवाद देना चाहूंगा। डिम्पल जी और कोई साथी छूट गया हो, संजीव, हमें पता है, जैसा कि हमें पता है आज हम इंदिरा गांधी जी के जन्मदिन पे यहाँ पे हुए हैं, और इतनी सशक्त लेडी आज ये कहते हैं बीजेपी वाले कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। आप ये देखिए 1947 के अंदर किन हालातों के अंदर हमारे पास सत्ता आई थी, और उन्होंने सुई से लेके जहाज तक बनाने का काम किया है। अनपढ़ता कितनी थी उस वक्त, आप ये देखिए, कितनी बेरोजगारी थी ये देखिए, शिक्षा का स्तर, स्वास्थ्य का स्तर क्या था ये देखिए, और ये कहते हैं कि क्या किया है। पहाड़ों के अंदर जाओ, सड़कों का निर्माण है, श्रमदान जो स्टार्ट किया वो हमारी कांग्रेस पार्टी ने दिया है। गरीब तबके के लिए कोई कानून बनाया है, आरटीआई के लिए कोई कानून बनाया है, राजीव गांधी जी ने तकनीकी क्षेत्र के अंदर जो विकास कराया, आज ये मोबाइल ये चलाते हैं, ये देने वाले हमारे प्रधानमंत्री थे। इस पूरे परिवार ने कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए और पूरे संसार को आगे बढ़ाने के लिए जो कार्य किया वो हम हमारे सभी के सामने है। इनसे 10 साल के अंदर ही
लोगों का विमुख हो गया बीजेपी से, क्योंकि वो धरातल पर कार्य नहीं करते, जुमले छोड़ते हैं। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए यही कहूंगा, आज जो मेरे महानुभाव आए हैं उनके चरणों में नमन करता हूं। आप छोटी सी कॉल पर इस छोटे से कार्यकर्ता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपना सेवा देने के लिए आए, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अगर किसी का कोई नाम रहेगा तो मैं क्षमा करा। लेकर चले अमर मंथन खबर को अपने संग, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और फॉलो करना ना भूलें। अमर मंथन खबर आपका अपना चैनल।